हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए, दैट इज 20 एमसीक्यूज सुपर फास्ट वे में। जहां भी ट्रिक पॉसिबल है मैं आपको बताती चलूंगी। तो ये सेट 1 है, ये क्वेश्चन पेपर कोड है, पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है जो 10th के स्टूडेंट्स ने दिया होगा बोर्ड एग्जाम में, और ये सीरीज है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पर। तो चलिए भाई। हाँ जी, तो आपको नजर आ रहा होगा सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation has sum of its roots as 4। देखिए, बोला जा रहा है कि इन चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का जो सम है वो 4 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा को हम डिफाइन करते हैं -b/a। तो जहां भी -b/a जो रेशो है वो इक्वल टू 4 आएगा, वो हमारा आंसर होगा। बिकॉज क्वेश्चन में बोला है ना कि रूट्स का सम 4 होना चाहिए। रूट्स का सम बोले तो -b/a शुड बी इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में चेक करते हैं। तो ए पार्ट के लिए -b/a। अब हम देख पा रहे हैं यहां पर जो b है वो -4 है और a जो है वो हमारा 2 है। तो भाई ये तो हमारा सॉल्व होकर 2 आ रहा है, जबकि ऐसी कंडीशन नहीं है। इट मींस a कैन नॉट बी द आंसर। अब हम b के लिए चेक करेंगे -b/a। सो यहां पर b जो है वो 4 है, ओके। और a है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर, दैट इज -1। सॉल्व करने पर 4 आ रहा है और यही कंडीशन हमें बोली गई थी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर of a circle with radius 14 centimeter and central angle 90 degree। हमसे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। लेंथ पूछी है तो हमारा फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो थीटा हमें दिया है क्वेश्चन में 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई 22/7, और रेडियस हम देख पा रहे हैं 14। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 0 से 0, 9 1 जा 9 4 जा, और ये चला जाएगा 2 से, अगेन 2 से डिवाइड 11, और 7 से जा रहा है 2 पर। सो आंसर इज 22, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, in triangle, if triangle ABC is similar to triangle PQR, एंगल A 32 डिग्रीज है, एंगल R 65 डिग्री है, हमसे एंगल B पूछा है। देखिए ABC जो है वो सिमिलर है PQR के। एंगल A की वैल्यू दे दी 32 डिग्री, ठीक है। एंगल R 65 है। अगर एंगल R 65 है तो इट मींस यहाँ जो एंगल C होगा वो भी 65 होगा, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और हमसे एंगल बी पूछा है, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल्स का जो सम है एंगल बी प्लस 32 प्लस 65 शुड बी इक्वल टू 180। यहां से एंगल बी हमारा आ जाएगा 180 में से माइनस कर दीजिए, 5 और 2 7, 6 और 3 9। सो आंसर इज 83 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। P इज मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज HCF ऑफ P एंड Q। देखिए P जो है ना वो Q का मल्टीपल है। हमसे क्वेश्चन में HCF पूछ रहे हैं P एंड Q का। अब भाई HCF होता है फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अगर P जो है वो मल्टीपल है Q का, इट मींस Q जो है वो फैक्टर हुआ P का, और Q फैक्टर है P का, तो आंसर C होगा, ऑप्शन नंबर C। क्योंकि इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही पूछा है, और फैक्टर तो यहाँ पर सिर्फ Q है भाई।
पीक तो मल्टीपल है ना, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD whose 3 vertices are, एक रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए, हमसे 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं। भाई अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, यहां पर देखिए अगर आप बनाएंगे तो और भी बढ़िया। यहां पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, बी के कोऑर्डिनेट 0,0, इट मींस बी ओरिजिन पर है, तभी इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। सी के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, इट मींस जो सी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तभी जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, यहां मान लेते हैं 3 है, तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट आता है उसका ही तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स 0,4, एक्स वाला 0 है, इट मींस डी जो है वो जरूर वाई एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा। तो 1 2 3 यहां ले लेते हैं 4, तो ये रहा डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,4 है। अब देखिए यहां पर ए होगा, तभी तो ये रेक्टेंगल बनेगा इस तरह से। ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, हमें पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 3 यूनिट है, इट मींस ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट होगा। इसका मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है, ये 4 यूनिट है भाई, 0,4 का मतलब ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 4 होगा। तो यहां आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था, सिर्फ ये इसी तरह से प्लॉटिंग से ही आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3,4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। If the pair of equations 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ry plus 16 equals to 0 represent coincident lines, then the value of r is, देखिए r की वैल्यू पूछी है, हमसे बोल दिया कि लाइंस को इंसिडेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, को इंसिडेंट का मतलब आपको रेशो माइंड में आना चाहिए। जब लाइंस को इंसिडेंट होंगी यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब a1 क्या है, यहाँ पहली इक्वेशन में x के साथ जो भी नंबर है, a2 दूसरी इक्वेशन में आ जाइए 6, b1 क्या है, y के साथ जो भी कोऑर्डिनेट या जो भी नंबर है, y के साथ जो भी पहली इक्वेशन में नंबर है -1, और b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y के साथ जो भी नंबर है -r इज इक्वल टू c1 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, c2 जिसके साथ दूसरी इक्वेशन में कोई वेरिएबल नहीं है। माइनस से माइनस हटा दीजिए, आप चाहे यहां से फाइंड आउट कर लीजिए r की वैल्यू, या फिर इन दोनों से, आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहां पर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3 2 जा 6, so r is equal to 2 into 1, so answer is 2, that is option number D। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, ए बैग कंटेन 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100, टोटल 100 कार्ड्स हैं और उन पर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी 1 to 100 लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, टोटल यानी 1 to 100 है, टोटल हमारे पास यहाँ पर 100 ही कार्ड्स हैं। अब क्वेश्चन में बोला है एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक कार्ड हमने निकाला, what is the probability that the number on the card is a perfect cube, क्या संभावना है कि इस बैग से जो वो एक कार्ड निकाला गया है वो एक परफेक्ट क्यूब है। देखिए हमें देखना है 1 to 100 में कितने परफेक्ट क्यूब है, 1 का क्यूब होता है 1, उसके बाद 2 का क्यूब है 8, ये सारे बैग में पाए जाएंगे, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, देखिए मैक्सिमम सुनिए 9 का क्यूब होता है, सॉरी 9 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो गया, नोट 9 नहीं लेंगे हम यहाँ पर, हाँ जी 9 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो गया, इवन 10 का क्यूब ही 1000 हो गया। जब से जब ही क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर सिर्फ 100 नंबर तक कार्ड हैं, तो 2 का क्यूब 8, अब 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, और 5 का क्यूब है 125,
तो 125 नंबर का तो कार्ड ही नहीं है, यानी हमें बस यहां तक आउटकम लेने हैं। टोटल जो फेवरेबल आउटकम होंगे ना वो तो केवल 4 ही होंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो है इस क्वेश्चन की फेवरेबल आउटकम दैट इज 4। ऐसे 4 ही कार्ड्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है अपॉन टोटल 100। इसे सॉल्व, 4 1 जा और 4 से 100 जाएगा 25 पर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1/25। Question number 8. The pair of equations x equals to a and y equals to b graphically represent lines which are, देखिए आप पहले इसे थोड़ा प्लॉट कीजिए, रफली ही प्लॉट करना है, एमसीक्यू है। ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई। x इक्वल टू ए, बताइए लाइन कहां पर होगी? देखिए वहां होगी जहां x का a होगा। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है a। जब हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे ए से जो लाइन गुजरेगी एक्स एक्सिस को काटती हुई, वही है x इक्वल टू ए। इसी तरह से अब बोला गया है y इक्वल टू बी। अब एक दूसरी लाइन है यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू बी। देखिए मान लीजिए यहाँ कहीं भी b है y एक्सिस पर, तभी ये जो लाइन इस y एक्सिस पर ये जो पॉइंट एक b है इसे जब काटती हुई जाएगी तो यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू बी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राफिकली ये लाइंस जो है वो इन चारों में से क्या रिप्रेजेंट करेंगी? क्या ये पैरेलल लाइंस है? बिल्कुल नहीं, पैरेलल नहीं है। क्या ये कोइंसिडेंट है, यानी क्या एक के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है? बिल्कुल नहीं। इंटरसेक्टिंग है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कौन से पॉइंट पर? देखिए इस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहां पर x कोऑर्डिनेट होता है ये जो डिस्टेंस है हमारा, तो ये है a यूनिट, यहाँ पर a पॉइंट है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट होता है जो ये डिस्टेंस हमारा है, और क्वेश्चन में ये b है, ये कोऑर्डिनेट b है। इट मींस ये जो दूरी है ये b यूनिट है, इसलिए y कोऑर्डिनेट हमारा b हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को a, b पर इंटरसेक्ट करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 9. If one zero of polynomial this is reciprocal of the other, then what is the value of k? देखिए हमसे बोला जा रहा है कि एक जो कोऑर्डिनेट है ना, सॉरी एक जो जीरो है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बताइए यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी? जब भी क्वेश्चन में बोला है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, वहां पर आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अभी बताऊंगी क्यों। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पॉलिनोमियल के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? c और a का रेशो। अब यहाँ पर क्योंकि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा को, ठीक है मैंने अल्फा लिखा, बीटा को मैं 1 अल्फा लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी बीटा क्या है? 1 अल्फा। अब देखिए सी क्या है? सी होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो -k-2 अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, तो 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, अल्फा से अल्फा डिवाइड, तो बेसिकली यहाँ आ गया 1। इसे हमें सॉल्व करना है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, सो -k+2 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 6 इज इक्वल टू -k+2 प्लस 2 आप लेफ्ट हैंड साइड पर भेजिए, सो -k इज इक्वल टू 6 - 2, और यहां से k की वैल्यू हो जाएगी -4। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए -4। क्वेश्चन नंबर 10. What is the total surface area of a solid hemisphere of diameter d? देखिए बोला जा रहा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर है डायामीटर d का, इसका हमें ts से बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं ts से क्या होता है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर के ts का हमारे पास फॉर्मूला है 3πr²। अब देखिए 3π, ठीक है, आर नहीं है, लेकिन जब हम ऑप्शंस को देख रहे हैं हर जगह डी यूज किया गया है, और हम रेडियस क्या होती है? डायामीटर का हाफ, इसका स्क्वायर ले लीजिए, कोई समस्या नहीं। सो 3π
ये क्या हो गया, डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। आंसर देखिए ये हो जाएगा 3/4 पाई डी स्क्वायर, और ये हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, if three coins are, हाँ जी, if three coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at most, देखिए mind the word, यहाँ वर्ड यूज किया गया है at most one tail। at most का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल हो, एक से ज्यादा ना हो, यानी उससे कम चलेगा। जीरो टेल वाला चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, लेकिन ये जो दो टेल वाला है ये नहीं चलेगा, क्योंकि 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं तो 3 टेल भी आ सकता है, ये भी नहीं चलेगा। देखिए टोटल जो आउटकम आते हैं जब हम 3 कॉइन्स को उछालते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। सो कॉइन्स कितने हैं, 3, सो 2 टू दी पावर 3, यानी टोटल आउटकम्स तो 8 है। सो अपॉन में तो 8 आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे जब ये 3 सिक्के उछल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा या तो कोई टेल ना आए, तो कोई टेल ना आए, यानी अगर मैं फेवरेबल आउटकम आपसे पूछूं यहाँ पर, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, या तो कोई टेल ना आए यानी तीनों हेड आ जाए, ठीक है, या फिर एक टेल आ जाए। एक टेल मतलब पहले सिक्के पर टेल हो सकता है, देन हो सकता है कि दूसरे सिक्के पर टेल आए, या पॉसिबल है कि तीसरे पर टेल आए, यानी टोटल जो फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं ना एटमोस्ट वन टेल के लिए वो 4 हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहां आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बस आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 12, डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ओके, हमें बोला जा रहा है ये एक दूसरे के दोनों लाइंस सिंबल भी दिया है, पैरेलल है, एडी 2 यूनिट है, डीबी और एई आपस में इक्वल है, दोनों ही 3 यूनिट है, और हमें बोला है अगर इस ईसी को एक्स ले ले तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। सीधा सीधा यहां हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्योंकि ये पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी, यानी ये जो लाइन पैरेलल जा रही है हमारे ट्राइंगल की एक साइड के, वो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर देगी। So AD upon DB is equal to AE upon EC. Now let us put the values. 2, DB कितना है 3, AE कितना है 3, EC हमें नहीं पता। Let us cross multiply. So 2x is equal to 3 into 3 9. So x is equal to 9/2. That is option number D. Question 13. The hour hand of a clock इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, आवर हैंड जो है हमारी घड़ी की वो 6 सेंटीमीटर लंबी है, माइंड इट आवर हैंड की बात हो रही है। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM, 7:20 से लेकर 7:55 तक ये जो आवर हैंड है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए सबसे पहले तो आवर हैंड जो है वो 12 घंटों में 12 आवर्स में पूरा एक चक्कर काट लेती है ना, यानी 360 डिग्री। अगर मेरी जो आवर हैंड है मान लीजिए वो 12 पर है, तो पूरे 12 घंटों बाद ही वो 12 पर दोबारा वापस आएगी, यानी 12 घंटों में 360 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 आवर में कितना बनाएगी, सो 360 डिग्री बाय 12, दैट इज 30 डिग्री। अच्छा 1 आवर यानी 60 मिनट, 60 मिनट में वो 30 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बना जी, 1 मिनट में बन गया 30/60, दैट इज 1/2 डिग्री। और क्वेश्चन में बोला है 7:20 से 7:55, यानी कितने मिनट बन रहे हैं, ये टोटल बन रहे हैं 35 मिनट। 55 में से 20 हटा दीजिए, यानी 35 मिनट में पूछा जा रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। सो 35 मिनट में जो हमारी आवर हैंड है वो बनाएगी 35/2 डिग्रीज का एंगल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, अगर होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीखने को ही मिलेगा। हाँ जी,
द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर गिवन बाय। इस पॉलिनोमियल के जीरोस पूछ रहा है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए या पुट करके देख लीजिए। क्योंकि जीरोस हमें इजी नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब 3 और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 आया। ऐसे दो नंबर प्लस या माइनस करने पर 4 आए, बट मल्टीप्लाई करने पर 3 ही आए, तो वो 2 ही हैं। 3 1 जा 3 ही होता है। और इन दोनों को आप पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है भाई। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, मैक्सिमम यहाँ कॉमन आ रहा है x, तो वी हैव x प्लस 3। नाउ 1 x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली x प्लस 1 जीरोस बताने हैं, तो या तो इसे एक बार जीरो पुट कर दीजिए और एक बार इसे जीरो पुट कर दीजिए। यहां से x आता है -3 और यहां से x आता है -1। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। In the given figure, the quadrilateral PQRS circumscribes a circle। ठीक है, हम देख पा रहे हैं इस क्वाड्रिलेटर ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, यानी इस तरह से बाउंड्री पे एक सर्कल बना हुआ है। हमसे पूछा है बताइए पीए कहां पर है भाई, ये रहा पीए प्लस सी एस, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा। देखिए हमें पता है जब किसी हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ पर एक पी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है। इट मींस ये जो पीए है वो पीडी के इक्वल होगा। ये थ्योरम है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। इसी तरह से एस भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी एस जो है वो एस डी के इक्वल होगा विद सेम रीजन। तो सी एस इज इक्वल टू एस डी। अब हमसे क्या पूछा है, पीए और सीएस का सम पूछा है। पीए बोले तो पी डी और सीएस बोले तो एस डी। अब देख लीजिए इन दोनों को ऐड कर कर हमारा क्या बना, तो जब हम इन दोनों टेंजेंट्स को जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा पी एस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial this, then the value of alpha square plus beta square की वैल्यूज क्वेश्चन में हमसे पूछी जा रही है। देखिए जब भी ऐसा पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, -b/a। b यहाँ पर है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, कुछ नहीं तो हम 1 ले लेते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, नॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बेसिकली हाँ b हमारा होता है x के साथ जो भी नंबर है, ठीक है जी, नॉट एक्स स्क्वायर। तो x के साथ हमारा क्या है यहाँ पर -a, और एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, दैट इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा -a आ चुका है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट इज -b हेयर, और a तो 1 है तो ये आ चुका है -b। अब ध्यान से सुनिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसे याद कर लीजिए, क्यों ये कैसे आया, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में यहां हमने लिया है -2ab, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनली यही बचा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा यानी -a का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा है हमारा -b। सो आंसर इज a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2b। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। The area of triangle formed by the line this with the coordinate axis is, देखिए हमसे बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बनाइए आप। यहाँ पर हमारा ओरिजिन होगा 0,0, यहाँ एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। कह रहा है कि ये जो एक इक्वेशन दी है
ये बताइए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएगी, उसका एरिया पूछा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर इस तरह से हमें इक्वेशन दी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये लाइन ट्राइंगल बना रही है तो इस तरह से ही बनाएगी, यानी से कट करती हुई जाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब मुझे पता है यहाँ पर x एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बस और पता चल जाए तो बेसिकली ना मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, और मैं बहुत इजीली इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगी। ये जो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है क्वेश्चन में हमसे इसी का एरिया पूछा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट कीजिए। x को जब 0 पुट करूंगी ये तो 0 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सो यहां से y की वैल्यू आ गई b, यानी जब x 0 है तो y b है। अब एक बार आप y को 0 पुट कर दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। सो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 0 अपॉन b 0 इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a, तो इट मीन्स जब y 0 है तो x a है। यहां से हमें ये पता चलता है कि ये डिस्टेंस a यूनिट है और ये डिस्टेंस b यूनिट है। सो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना a यूनिट और हाइट कितनी b यूनिट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बिकॉज इट इज हाफ ए बी। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये दो लाइन से सिंबल भी बना है, ये पैरेलल का सिंबल है, दोनों पैरेलल हैं। ए बी हमें बता दी है 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, ओ बी 3 सेंटीमीटर है। हमें इस ओपी की लेंथ निकालनी है। देखिए सबसे पहले ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, और अगर मैं ए क्यू को ट्रांसवर्सल ले लू यहाँ पर ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल है हमारा एंगल बी ए ओ वो इक्वल होगा एंगल ओ क्यू पी के। दोनों बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से इस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, सॉरी नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमिलर हो गए ये दोनों ट्राइंगल्स। अब एक बार सीक्वेंस बना लीजिए, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जहां ओ है वहां तो हमें वही लेना है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और ए एंगल जो है इस ट्राइंगल का वो इस ट्राइंगल के क्यू के इक्वल है, तो यहाँ क्यू ले लीजिए, बचा कौन पी। अब देखिए जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो ए ओ अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू पी। वैल्यूज पुट कीजिए, ए ओ की वैल्यू नहीं दी, इसे छोड़ दीजिए, बस इन दो पर फोकस कीजिए। ओ बी की वैल्यू कितनी है 3, ओपी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ए बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6, और क्यू पी की वैल्यू 2। सॉल्व कर देते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। सो ओपी आ गया 1 सेंटीमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लास्ट दो क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस में हमारे असर्शन रीजन होते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट हमें असर्शन दी जाएगी, एक स्टेटमेंट हमें रीजन दी जाएगी, और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही है। उसके लिए पहले बस आपको ये चेक करना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स। हाँ जी, सो असर्शन में बोला है ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही बात भाई, ये तो हम एज अ थ्योरम पढ़ते हैं ना कि अगर हमारे पास सर्कल में कोई टेंजेंट है और ये मेरी जा रही है रेडियस, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होगी। तो पहला असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो बिल्कुल सच बात है, ये तो हम थ्योरम पढ़ते हैं। रीजन, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये भी अपने आप में एक थ्योरम है। देखिए ये जो चैप्टर सर्कल्स है ना, इसमें आपने दो ही थ्योरम पढ़ी है, एक ये वाली एक ये वाली, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है।
तो यानी ये तो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता जिसमें कि हमारे असर्शन को फॉल्स बताया जा रहा है, ना ही सी ऑप्शन आंसर है। अब या तो ए है या बी। क्या ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? करेक्ट है? देखिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बेसिकली ये दोनों अपने आप में असर्शन और रीजन जो है दोनों ही इंडिपेंडेंट थ्योरम्स हैं, अपने आप में थ्योरम्स हैं, एक दूसरे का रीजन नहीं है। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों ही ट्रू है। सॉरी, नॉट ऑप्शन नंबर ए, बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन दिया गया है हमें कि ये एक पॉलिनोमियल px है और हमसे बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो रियल जीरोस होंगे। देखिए दो रियल जीरोस होंगे या नहीं ये हम तब तय कर पाएंगे जब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी एक्स के साथ जो भी नंबर है 3 का स्क्वायर, -4 ए है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है, नहीं है कुछ तो 1 ले लो, सी है 3, 3 का स्क्वायर 9, -4 3 जा 12। अरे भाई ये तो -3 आ गया, लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है इसका मतलब रियल रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये तो फॉल्स हो गई, यानी असर्शन तो फॉल्स है, क्योंकि इसमें तो बोला जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो रियल जीरोस होंगे। भाई ये बिल्कुल गलत बात है, और एक ही ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन फॉल्स है, तो आंसर डी हो जाएगा। पेपर में टाइम बचाइए, आपको रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिर भी हमें तो यहाँ पर समझना है तो हम पढ़ लेते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, बिल्कुल सही बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोस होते हैं, यानी ये भी पॉसिबल है कि एक रियल जीरो हो। एक का मतलब होता है वो वाला केस जिसमें दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई रियल जीरो ही ना हो, वो वाला केस जिसमें ये वाला, जिसमें हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो होती है खत्म। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको मेरे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू रहे टिल योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में अगले सेक्शन के साथ।